हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ JNK। आज मैं आपको नाउन के सिंगुलर प्लूरल के एरर बताने जा रही हूँ, किस फॉर्म में आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नाउन कंपाउंड के सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नाउन भी होंगे जिनके सिंगुलर प्लूरल समझना आपके लिए जरूरी होंगे। लेकिन नाउन में ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन फंक्शन कैसा करेंगे, सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जो दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन फंक्शन करेंगे प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होंगे जो दिखने में प्लूरल होंगे और फंक्शन भी प्लूरल ही करेंगे, यानी कि उनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल में अनचेंज रहते हैं, यानी कि सेम ही फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो नाउन की होती हैं, जिसको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, यानी कि वो नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन काम सिंगुलर का करेंगे। ये समझना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार पेपर में जो नाउन आता है ना, एरर आता है नाउन से रिलेटेड, उसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को पहचानना होता है। क्योंकि नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर नाउन का नेचर सिंगुलर है तो आपको इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना होता है। अगर हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और उसका नेचर प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो दिस इज अ रूल, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ यू आर यूजिंग अ प्लूरल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब। दैट इज वाई हमें नाउन के नेचर का पता होना चाहिए, क्योंकि नाउन दिखने में कुछ और नेचर में कुछ और हो सकते हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ नाउन जो दिखने में तो होंगे प्लूरल जैसे, प्लूरल जैसे क्यों दिखेंगे, क्योंकि उनके साथ या तो एस लगा होगा या तो ईएस लगा होगा, जिसकी वजह से वो दिखेंगे प्लूरल, बट एक्चुअली में वो नेचर वाइज जो है वो सिंगुलर होंगे। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से नाउन हैं तो हम उसी हिसाब से उनके साथ वर्ब्स को यूज कर सकते हैं और अपने एरर वाले क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट ऐसे कौन से नाउन होंगे जो दिखने में प्लूरल हैं और फंक्शन करेंगे सिंगुलर। इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे पास अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं, जिनमें सबसे पहला है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम होंगे जो दिखते हैं प्लूरल, फंक्शन करते हैं सिंगुलर। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, अकॉस्टिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये जितने भी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके साथ आप देख रहे हैं कि सबके साथ एस या ईएस लगा हुआ है। मोस्टली दे एंड विद एस और ईएस। अब एस या ईएस लगने से ये हमें दिख रहे हैं प्लूरल, बट ये एक्चुअल में प्लूरल नहीं है। इनका जो नेचर है ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर की तरह फंक्शन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, सेंटेंस में लिख रही हूं यहां पर, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट यूज किया हुआ है और ये दिख तो प्लूरल रहा है लेकिन ये है कैसा, सिंगुलर, तभी हमने इसके साथ इज यूज किया है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर हम आर का यूज करते, जबकि ऐसा नहीं है। एच लगने के बाद भी ये सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही सिंगुलर है, दिखता है प्लूरल, होता है सिंगुलर, इसीलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में यहाँ आर होता तो यही एरर होता। क्यों? क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज नहीं करना है। सिमिलरली बाकी के सब्जेक्ट्स के नाम भी ऐसे ही हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है, और इनके साथ जब कभी भी वर्ब का यूज किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि ये सब्जेक्ट्स के नाम थे, दिखने में प्लूरल और फंक्शन करेंगे सिंगुलर। लेकिन इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, एक एक्सेप्शन भी है जो पढ़नी है। अभी मैंने सेंटेंस लिखा मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट and grammatically this sentence is correct। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिखूं माय मैथमेटिक्स इज वीक,
यानी कि मेरा मैथ्स जो है वो कमजोर है, मुझे मैथ्स का नॉलेज नहीं है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स को यूज किया है और माय मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया है। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे हुआ? अभी तो हमने पढ़ा कि ये वो नाउन है जो दिखते प्लूरल है लेकिन फंक्शन सिंगुलर करेंगे, और सिंगुलर वर्ब का यूज करने से ये सेंटेंस गलत हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है वो हमें समझना है। देखिए, जब कभी भी हमारे सब्जेक्ट्स के नाम से पहले या तो हम द आर्टिकल का यूज कर देते हैं या फिर इन्हीं सब्जेक्ट के नाम से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाए। अगर पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। ये कुछ हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम डिटेल में प्रोनाउन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूज होता है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये जो माई, आर, योर, हिज, हर या देयर्स और इट्स है, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और अभी हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले कि इनमें से किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, अगर जैसे इस सेंटेंस में हमने मैथमेटिक्स से पहले माई का यूज किया जो एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये जो सब्जेक्ट है फिर ये सिंगुलर नहीं रहेगा इनका नेचर, यानी कि फिर ये प्लूरल दिखेंगे भी और प्लूरल ही काम करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि ये दिखते प्लूरल हैं लेकिन फंक्शन सिंगुलर करेंगे, लेकिन जैसे ही इनके साथ द या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ जाता है पहले, तो ये जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। इसी वजह से ये सेंटेंस जो है वो गलत हुआ था। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आर का यूज किया जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर वीक। अब ये सेंटेंस जो है वो सही हो गया। अब हमने एक्सेप्शन तो पढ़ लिया कि अगर द आ जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो हमें सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को यूज करना होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले यही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहे थे, अब यही सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल की तरह बिहेव कर रहे हैं। रीजन भी समझना है। रीजन ये है कि जब भी इन सब्जेक्ट के नाम से पहले द या फिर किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया जाए तो फिर ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरह ही बिहेव नहीं करते हैं, ये सब्जेक्ट रहते ही नहीं है एक्चुअली। ये जो सब्जेक्ट है फिर ये उस सब्जेक्ट के मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। यानी कि जब मैं ये बोल रही हूँ कि माय मैथमेटिक्स आर वीक, तो मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हूँ कि मेरे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। और कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। इसीलिए फिर ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे और इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब को यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो दिखने में है प्लूरल बट एक्चुअल में फंक्शन करते हैं सिंगुलर। तो इनके साथ हम इन जनरल जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी याद रखनी है। अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स के नाम से पहले द आर्टिकल या फिर किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया जाए तो फिर ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फंक्शन करेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अभी ये हमने कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म सिंगुलर इन फंक्शन में एक ही कैटेगरी पढ़ी है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। इसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सब कैटेगरी बाकी भी हैं और भी हैं जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ गेम्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो है वो है नेम ऑफ गेम्स। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके नाम दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन फंक्शन ये भी सिंगुलर ही करेंगे। यानी कि जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, नाउन जो दिखने में प्लूरल फंक्शन सिंगुलर करते हैं, उसी की कैटेगरी बी है नेम ऑफ गेम्स। कौन कौन सी गेम्स हैं? एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं लिखूंगी, जैसे चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, बोल्स, टेबल टेनिस एटसेट्रा। एक और इसमें ऐड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इस गेम को पूछा जाता है, ड्रॉट्स।
एटसेट्रा। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली यही गेम्स के नाम है जिनके साथ एस लगा होगा, जो दिखने में प्लूरल होंगे, फंक्शन सिंगुलर करेंगे, और भी होते हैं हमारे नाउन। लेकिन मैं यहाँ पर वही वाले एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको इन्हीं नाउन को जो है याद रखना होगा। जैसे कुछ गेम्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं: चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, बॉल्स, टेबल टेनिस एंड ड्रॉट्स। ये सब गेम्स के नाम है, और हम देख रहे हैं कि इन सभी गेम्स के नेम के साथ एंड में या तो एस लगा हुआ है या तो ईएस लगा हुआ है। तो सब जो है वो दिखने में तो है प्लूरल, बट ये भी एक्चुअली जो है हमारे सब्जेक्ट्स की तरह ही जो है सिंगुलर फंक्शन करेंगे। दिखने में प्लूरल है लेकिन काम कैसा करेंगे? सिंगुलर। तो इनके साथ भी हमें जो वर्ब यूज करना होगा वो सिंगुलर ही होगा नेचर में। जैसे सेंटेंस है: ड्रॉट्स आर हिज फेवरेट गेम। ड्रॉट्स उसकी फेवरेट गेम है, खेल है उसका प्रिय सबसे। अब देखो, ड्रॉट्स में एस लगा हुआ है तो देखने में तो हमें लग रहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ड्रॉट्स है और एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये दिखने में तो प्लूरल है बट इसका नेचर कैसा होता है? सिंगुलर। इस वजह से इसके साथ आर नहीं इज आएगा। ड्रॉट्स इज हिज फेवरेट गेम, यानी कि ये ऐसा नाउन था जो दिखने में प्लूरल बट एक्चुअल में सिंगुलर है। इसी वजह से हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना होगा। तो ये थी कैटेगरी बी, नेम ऑफ गेम्स। अब नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन में ही हम गेम्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, नेम ऑफ डिजीजेस। नेम ऑफ डिजीजेस, कुछ बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जो दिखने में तो होंगे प्लूरल बट एक्चुअल में सिंगुलर होंगे। जैसे एग्जाम्पल है रेबीज, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं उन डिजीजेस के जिनके नाम जो हैं वो एस या ईएस पे एंड हो रहे हैं, यानी कि ये दिख रहे हैं प्लूरल बट ये भी सारे जो हैं वो सिंगुलर ही फंक्शन करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे रेबीज है, शिंगल्स है, पाइल्स, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मीजल्स, मम्प्स। सब में आप देख रहे हैं या तो ईएस है या तो एस लगा हुआ है एंड में। तो दिखने में प्लूरल बट फंक्शन ये भी कैसा करेंगे? सिंगुलर। तो इन डिजीजेस के नेम के साथ भी आपको हमेशा ये चेक करना होगा कि दिया गया जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में सिंगुलर ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीजल्स वर कंसिडर्ड डेडली इन द पास्ट। ये सेंटेंस एक लिखा है मैंने यहाँ पर कि मीजल्स वर कंसिडर्ड डेडली इन द पास्ट। अब देखिए, मीजल्स दिख तो प्लूरल रहा है लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर यूज नहीं कर सकते। हमें इसके साथ क्या यूज करना चाहिए? वॉज को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी वैसा नाउन है जो दिखता प्लूरल है बट फंक्शन सिंगुलर करेगा। इसी वजह से वर की जगह आएगा वॉज। मीजल्स वॉज कंसिडर्ड डेडली इन द पास्ट। तो ये थी थर्ड कैटेगरी, नेम ऑफ डिजीजेस। अब नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म सिंगुलर इन फंक्शन की लास्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएगा टाइटल्स ऑफ द बुक्स। यानी कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके जो टाइटल हैं यानी कि नाम है वो प्लूरल होते हैं बट एक्चुअली में वो भी सिंगुलर ही होंगे, यानी कि फंक्शन सिंगुलर करेंगे। तो कैटेगरी डी हमारी है टाइटल्स ऑफ द बुक्स। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स
ट्रेवल्स। ये मैंने कुछ बुक्स के टाइटल्स लिखे हैं, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स एंड द गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये जो नाम है, टाइटल है, उनके एंड पे भी हम देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है, यानी कि दिखने में ये भी प्लूरल लग रहे हैं। नाम है ना, तो नाउन ही हुआ, दिखने में प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में ये भी सिंगुलर ही होंगे। तो इनके केसेस में भी आपको याद रखना है कि आपको इनके साथ जो वर्ब यूज करना है वो नेचर में सिंगुलर ही होना चाहिए। अरेबियन नाइट्स, जैस्मीन वाली कहानी सबने सुनी होगी, है ना। गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके बारे में भी आपने पढ़ा या सुना, मूवीज वगैरह भी इस पे बनी हुई हैं, जिसमें लिलीपुट एंड गुलिवर, वो बोना सा एक बंदा होता है। तो ये वही बुक्स के नाम है कुछ। तो हमने जो है वो नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन फंक्शन में 4 कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट थी। एक था नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, दूसरा नेम ऑफ गेम्स, तीसरा नेम ऑफ डिजीजेस एंड फोर्थ था हमारा टाइटल्स ऑफ द बुक। अब ये हमने उन नाउन की बात की जो दिखते प्लूरल है लेकिन फंक्शन सिंगुलर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन फंक्शन प्लूरल करेंगे। तो लेट्स स्टडी दोज इंपॉर्टेंट नाउन्स जो दिखने में है सिंगुलर लेकिन फंक्शन करेंगे प्लूरल। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सभी कैटेगरीज में बहुत सारे नाउन्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम वही करेंगे जो हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो नाउन दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। दिखने में सिंगुलर, काम कैसा करेंगे, प्लूरल, यानी कि जो पिछली हमने पढ़ी कैटेगरी उससे उल्टा यहाँ पर होगा। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट नाउन है? चिल्ड्रन, वर्मेन, पीजेंट्री, नोबिलिटी, जेंट्री। देखिए ये कुछ नाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसी के साथ भी ऐसे यहाँ यस नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब जो है वो दिख हमें कैसे रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, बट ये सिंगुलर होते नहीं है, ये जो है नेचर में प्लूरल होंगे। ठीक है, तो इनके साथ जो हमें वर्ब यूज करना है उसका आपको ध्यान रखना है, वो प्लूरल ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जेंट्री ऑफ चंडीगढ़ इज लेबोरियस। जेंट्री या नोबिलिटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी सोसाइटी के हाई क्लास लोगों को जेंट्री या नोबिलिटी कहकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंटेंस है कि जो चंडीगढ़ के जेंट्री यानी कि हाई क्लास लोग हैं वो लेबोरियस यानी कि मेहनती होते हैं। अब यहाँ पर इज जो है ये इज वर्ब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आया है। ये दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं दिखने वाले सिंगुलर, फंक्शन कैसा कर रहे हैं, प्लूरल। तो ये नेचर इसका प्लूरल है और हम इसके साथ इज अगर यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ ग्रामेटिकल एरर आ गया जिसको हम करेक्ट करेंगे, इज की जगह यूज करेंगे आर। क्यों किया? क्योंकि ये ऐसा नाउन था जो दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, और आर आ जाएगा। जेंट्री ऑफ चंडीगढ़ आर लेबोरियस। तो वैसे ही बाकी ये नाउन है पीजेंट्री है। पीजेंट्री मतलब किसानों के झुंड को पीजेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दिख सिंगुलर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल है। वैसे ही वर्मिन होते हैं वो इंसेक्ट या पेस्ट जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर है लेकिन फंक्शन कैसा करेगा, प्लूरल करेगा। वैसे ही चिल्ड्रन के साथ अक्सर ये मिस्टेक की जाती है कि बहुत सारे लोग चिल्ड्रन के साथ एस लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए चिल्ड्रन एक ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमें इसको एस नहीं लगाना होता है, यानी कि चिल्ड्रंस जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है एक्चुअल में। चिल्ड्रन इज ऑलरेडी ए प्लूरल नाउन और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तो अभी हमने पढ़ा वो नाउन जो दिखते सिंगुलर है लेकिन फंक्शन कैसा करेंगे, प्लूरल, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नाउन आते थे मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी। अब नेक्स्ट हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल है
और फंक्शन भी कैसा करेंगे, प्लूरल। यानी कि उन नाउन्स के केस में हम सिंगुलर नहीं बना सकते, वो हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज होंगे, उनके सिंगुलर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाएगी वो आएगी नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। दिखेंगे भी प्लूरल और काम भी प्लूरल जैसा ही करेंगे, सिंगुलर इनका नहीं बनाया जा सकता। नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। इसमें भी हमें दो कैटेगरीज जो है वो पढ़नी है अलग अलग। पहली है नेम ऑफ ड्रेस आर्टिकल्स। कुछ हमारे ड्रेस आर्टिकल्स के नाम ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और फंक्शन भी कैसा करेंगे, प्लूरल। इसमें कौन कौन से ड्रेस आर्टिकल्स आ जाएंगे, जैसे कि जीन्स, पैजामास, ट्राउजर्स, पैंट्स, अंडर पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ब्रीफ्स एटसेट्रा। ये कुछ कपड़ों के नाम हैं जो लिखे हुए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी नाम हैं वो या तो एस पे एंड हो रहे हैं या तो ईएस पे एंड हो रहे हैं। सबके साथ एंड में ऐसे ईएस लगा हुआ है, जिस वजह से ये दिख रहे हैं प्लूरल, और ये एक्चुअली में है भी प्लूरल, दिख भी रहे हैं और है भी प्लूरल। और ये फंक्शन भी कैसा करेंगे, प्लूरल ही करेंगे। इनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते, यानी कि इनसे इनके साथ जो ऐसे हैं ईएस लगा हुआ है उसको आप हटा नहीं सकते हैं, ऐसे ईएस हमेशा ही रहेगा इनके साथ, इसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे जीन्स हो गया, पैजामास है, ट्राउजर्स, पैंट्स, अंडर पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस एंड ब्रीफ्स। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि 90% लोग जो है वो जीन्स को जीन बोलते हैं, है ना, जो गलत है। इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि जीन्स इटसेल्फ इज अ नाउन विच इज प्लूरल इन फॉर्म एंड इट कैन नेवर बी चेंज इनटू अ सिंगुलर नाउन। इसी वजह से इसके साथ से आप एस नहीं हटा सकते। वैसे पैजामा नहीं बोलना है आपको, पैजामाज ही बोलेंगे हमेशा, चाहे आप एक की बात करें या एक से ज्यादा की बात करें। सिमिलरली ट्राउजर नहीं होगा, इट इज ऑलवेज ट्राउजर्स। पैंट नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पैंट्स, ठीक है। पेंट भी नहीं होगा, पैंट्स होगा। और अंडर पैंट्स है, शॉर्ट्स है, मतलब जितने भी नाम है एस है तो एस रहेगा, हटाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इनका सिंगुलर तो बना नहीं सकते, लेकिन सामने वाले को कैसे समझाओगे कि आप एक की बात कर रहे हो या एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, ऐसे तो हटा नहीं सकते ना। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है। कैसे? अगर आप कभी भी इन ड्रेस आर्टिकल्स को सिंगुलर का सेंस की फॉर्म में यूज करो, मतलब सिंगुलर का सेंस देना चाहते हो कि आप एक ही आर्टिकल की बात कर रहे हो, किसी मतलब सपोज कीजिए मैं एक ही जीन्स की बात कर रही हूँ तो भी जीन्स बोलूंगी, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो भी जीन्स ही बोलूंगी। लेकिन सामने वाले को समझाना है कि एक जीन्स की बात हो रही है या एक से ज्यादा की, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फ्रेज है अ पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ। ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनका यूज करके आप सिंगुलर या प्लूरल का सेंस दे सकते हैं। अगर हम किसी भी ड्रेस आर्टिकल के नाम से पहले अ पीस ऑफ का यूज करेंगे तो वो सिंगुलर का सेंस देगा। सिमिलरली आप किसी भी ड्रेस आर्टिकल्स के नाम से पहले पीसेस ऑफ का यूज करेंगे तो वो प्लूरल का सेंस दे देता है। तो सिंगुलर बताना है तो अ पीस ऑफ बोला जाएगा, प्लूरल बताना है तो पीसेस ऑफ बोला जाएगा। लेकिन किसी भी केस में आप एस नहीं हटाएंगे। यानी कि अगर मुझे बताना है कि एक पजामाज हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा अ पीस ऑफ पजामाज। और अगर मुझे बोलना है कि एक से ज्यादा पजामाज हैं तो आई कैन से पीसेस ऑफ पजामाज। आई एम सॉरी, पीसेस नहीं, सॉरी पीसेस नहीं, पेयर होगा। फ्लो में ना एरर हो जाता है कभी कभी। पीसेस नहीं होगा, पेयर्स होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं कर रही थी यहाँ पर, लेकिन सून आई रियलाइज, चलो जब जागो तब सवेरा, यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है। तो अब पेयर ऑफ या फिर पेयर्स ऑफ का यूज किया जाएगा जब भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक जीन्स की, एक पैजामास की, एक पैंट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं कौन सा फ्रेज यूज करूंगी? अ पेयर ऑफ का यूज करूंगी।
और अगर मैं एक से ज्यादा बताना चाहती हूँ तो मैं पेयर्स ऑफ का यूज करूंगी। When I am saying a pair of pants, it means मैं एक ही पैंट्स की बात कर रही हूँ। और when I am saying a पेयर्स ऑफ पैंट्स मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, मोर देन वन का सेंस आ रहा है, यानी कि प्लूरल का सेंस आ रहा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है कि किसी भी केस में इनके आगे से एस नहीं हटेगा। तो ये हमने पढ़ा कि नाउन जो दिखते प्लूरल हैं और फंक्शन भी कैसा करते हैं प्लूरल, उसमें अभी एक ही कैटेगरी हमने पढ़ी है, वो है नेम ऑफ ड्रेस आर्टिकल्स। इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एक और कैटेगरी पढ़नी है हमें, वो है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के नाम ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और हमेशा ही प्लूरल ही रहेंगे, उनके आगे से भी आप ऐसे नहीं हटा सकते हो, सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता उनका भी। तो नेम ऑफ टूल्स एंड, लेट मी इरेज दिस, नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स ऐसे हैं जिनके नाम दिखने में प्लूरल होंगे और फंक्शन भी प्लूरल ही करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, पिंसर्स, क्लिपर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, शेड्स, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, बेलोस एटसेट्रा। इस कैटेगरी में कितने सारे नाम लिख लिए ना हमने। तो कई कई जगह कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे देखने को, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो तो बताना ही है, फिर वो कम हो या ज़्यादा हो। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के नाम ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल है और फंक्शन भी कैसा करेंगे प्लूरल। इनके साथ आप देख रहे हैं या तो एंड में एस है या तो ई एस है, दिख प्लूरल रहे हैं, फंक्शन भी प्लूरल ही करेंगे। इनके आगे से एस नहीं हट सकता, ई एस नहीं हट सकता, यानी कि ये भी, इनके भी आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये भी हमेशा क्या रहेंगे प्लूरल ही रहेंगे। जैसे कि सीजर्स हो गया, कैंची है ना, सीजर नहीं बोलना है, अगर एक की बात करो या एक से ज्यादा की बात सीजर्स ही रहेगा। वैसे ही पिंसर्स आ रहा सर्जिकल टूल जिसको सर्जरी में यूज करते हैं, क्लिपर्स जो होल्डिंग का काम करेंगे, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस, सन ग्लासेस, शेड्स, ये सारे चश्मे हैं अलग अलग तरह के, इनके आगे से भी आपको एस ई एस नहीं हटाना होता है। बाइनोकुलर्स दूरबीन, डिवाइडर्स, ये डिवाइडर्स वही डिवाइडर्स हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ बेलोज इज अ इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादातर रूरल एरियाज में यूज किया जाता है ना, आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद वो जो एक पाइप जैसी होती है जिसमें से आप एयर ब्लो करते हो और फिर आग को जलाया जाता है ना, आग फूंक मार के, ये वही है बेलोज। ठीक है, तो जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके साथ एस सी एस लगा हुआ है और हमेशा ही लगा रहेगा, दिखने में प्लूरल है, फंक्शन भी प्लूरल ही करेंगे, इनके साथ यूज होने वाला वर्ब जो है उसका नेचर प्लूरल ही होगा। अब यहाँ पर भी हम उन्हीं फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं जो हम ड्रेस आर्टिकल्स के साथ यूज कर रहे थे, यानी कि अ पेयर ऑफ या फिर पेयर्स ऑफ का यूज किया जा सकता है सिंगुलर या प्लूरल का सेंस देने के लिए। तो सिमिलर फ्रेजेस यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि अगर अ पेयर ऑफ सीजर्स बोला जाए तो यहाँ से हम ये पता लगाएंगे कि एक ही कैंची की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात करनी है तो पेयर्स ऑफ कहा जा सकता है। तो आई होप ऑल दी डिफरेंट नाउन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे कि नाउन जो दिखते प्लूरल है और फंक्शन भी कैसा करते हैं प्लूरल। अब इसके बाद लास्ट कैटेगरी हमने पढ़नी है, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों ही केसेस में सेम ही यूज होंगे, यानी कि अगर आप सिंगुलर का सेंस दे रहे हो तो भी वही लिखना है, वही फॉर्म लिखनी है, और प्लूरल लिखना है तो भी सेम ही फॉर्म यूज होगी, यानी कि वो बदलेंगे नहीं। तो कौन कौन से नाउन है वो भी अभी लिख लेते हैं, इसमें कौन कौन से नाउन आएंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है नाउन दैट रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म।
noun that remain unchanged in singular and plural form। हर कैटेगरी में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से नाउन आएंगे, जैसे कॉप्स, बैरिक्स, हेडक्वार्टर्स, मील्स, शीप, डियर, डेटा, क्रॉस रोड्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन लिखे गए हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ एस नहीं लगा हुआ या ईएस नहीं लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों तरह की फॉर्म्स हमें इस कैटेगरी में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है इस कैटेगरी में जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर कोई सिंगुलर दिख रहा है जिसके साथ एस नहीं लगा है, उसको प्लूरल में भी वैसे ही यूज करोगे, सिंगुलर में भी वैसे ही यूज करोगे, यानी कि ना सिंगुलर में एस लगाओगे ना प्लूरल में, अगर एस नहीं लगा हुआ है। और अगर एस लगा हुआ है तो चाहे आप सिंगुलर की तरह यूज करो चाहे प्लूरल की तरह यूज करो, तो एस हमेशा ही रहेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। तो कौन कौन से नाउन इसमें आ जाएंगे, जैसे कि कॉप्स, बैरिक्स, हेडक्वार्टर्स, मील्स, शीप, डियर, डेटा एंड क्रॉस रोड्स। ये जो कॉप्स है, CORPS, कॉप्स का मतलब क्या होता है? कॉप्स मतलब अ यूनिट ऑफ आर्मी, सेना की टुकड़ी। ये पर्टिकुलर नाउन मैं इसीलिए आपको मीनिंग बता रही हूँ क्योंकि कॉप्स जैसे ही मिलते जुलते और भी बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे CORPS कॉप्स, COPS कॉप्स एंड CROPS क्रॉप्स। बोलने में सब सेम है लेकिन मीनिंग सबका अलग है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो हम पढ़ रहे हैं ना, नाउन दैट रिमेन अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, उसमें इनमें से ये वाले नाउन नहीं आएंगे, खाली यही वाला आएगा, CORPS कॉप्स वाला कॉप्स। इनके मीनिंग क्या होते हैं? कॉप्स का मतलब हो गया अ डेड बॉडी, यानी कि शव या लाश को कॉप्स बोलते हैं, CORPS कॉप्स। COPS कॉप्स मतलब पुलिस की बात हो रही है एंड CROPS क्रॉप्स मतलब फसल की बात हो रही है। ये इसके जैसे ही प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, तो जो वर्ड्स सिमिलरली प्रोनाउंस होते हैं उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी होमोफोन्स थे वो सब इसमें नहीं आएंगे, हमें इसमें खाली पढ़ना है CORPS कॉप्स को। तो ये लास्ट कैटेगरी थी, याद रखिए अगर एस लगा हुआ है तो एस आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर एस नहीं लगा है तो एस नहीं आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो जिस फॉर्म में ये लिखे गए हैं सिमिलर फॉर्म में ही हम इनको यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि he saw so many deers in the national park। उसने बहुत सारे हिरन देखे नेशनल पार्क में, है ना, बहुत सारे देखे ना, तो मन लग रहा है कर रहा है कि डियर के साथ ना एस लगा लें क्योंकि हम बहुत सारे हिरन देख के आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ग्रामेटिकली अगर ऐसा लिखा जाए तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डियर को पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी में जो सिंगुलर या प्लूरल में चेंज नहीं होता है। तो चाहे आप एक हिरन की बात करो चाहे एक से ज्यादा की बात करो, ये डियर ही रहेगा, इसके साथ एस नहीं आएगा। तो ये थी कुछ कैटेगरीज जो हमने अलग अलग पढ़ी। कुछ ऐसे नाउन पढ़े जो दिखने में प्लूरल थे, फंक्शन सिंगुलर कर रहे थे। फिर कुछ ऐसे भी नाउन पढ़े जो सिंगुलर थे लेकिन फंक्शन प्लूरल कर रहे थे। कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल हैं और प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर नहीं बनेंगे। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जो सिंगुलर या प्लूरल में सेम ही रहते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी। सिंगुलर प्लूरल जो नाउन होते हैं ये आपको याद रखने हैं, इसमें से आपको डिफरेंट तरह के एरर जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो याद रखने हैं आपको। इसके बाद नाउन में एक लास्ट पार्ट जो है हमारा रह गया है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन क्या होता है? न्यूमरल नाउन
न्यूमरल नाउन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हम कहीं ना कहीं नंबर्स की बात करने वाले हैं। तो ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से नाउन आ जाएंगे, जैसे कि स्कोर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एटसेट्रा। ये सब वो नाउन है जो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये न्यूमरल नाउन कहलाते हैं। नंबर को बता रहे हैं इसीलिए न्यूमरल नाउन कहला रहे हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है अभी बताती हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मैंने लिखा 200 ऑफ बुक्स और वैसे ही लिखा 200 ऑफ बुक्स और लिखा 200 बुक्स। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है ना। 200 ऑफ बुक्स, 200 ऑफ बुक्स या फिर 200 बुक्स। आपको क्या लगता है कौन सा फ्रेज सही है, पहला, दूसरा या तीसरा? सब एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला सही है, नहीं गलत है। ये वाला सही है, गलत है। ये वाला सही है जी, ओनली लास्ट वाला हमारा सही है, बाकी सारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? देखो कई बार ना हम इन न्यूमरल नाउन्स के साथ एच लगाते हैं और कई बार नहीं लगाते हैं, और इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको यही सीखना है कब कब न्यूमरल नाउन के साथ एच लगाना है, कब कब नहीं लगाना है। कभी 100 बोला जाता है, कभी हंड्रेड्स बोला जाता है, कभी 1000 बोला जाता है, कभी 1000 बोला जाता है ना। कंफ्यूजन है कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। जैसे आपको एक चीज याद रखनी है इसमें इम्पोर्टेंट, जो आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कि जब कभी भी किसी भी न्यूमरल नाउन से पहले कोई काउंटिंग एक्सप्रेशन दिया गया हो, किसी भी न्यूमरल नाउन से पहले काउंटिंग एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो न्यूमरल नाउन के साथ ना ही एस आता है ना ही ऑफ का यूज किया जाता है। क्या कहा जा रहा है? सपोज कीजिए कि अभी यहाँ पर मैंने बुक्स की बात की, कुछ बुक्स की बात हो रही थी कि 200 किताबें हैं, है ना। तो 100 जो है ये हमारा क्या है, एक न्यूमरल नाउन है, और इस न्यूमरल नाउन से पहले काउंटिंग एक्सप्रेशन का यूज किया गया है। काउंटिंग एक्सप्रेशन मतलब हम किसी भी डिजिटल फॉर्म में नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे एन नंबर की बात कर सकते हैं। तो हमने 200 की बात की थी ना, तो 2 की बात हो रही थी। न्यूमरल नाउन से पहले कौन सा काउंटिंग एक्सप्रेशन यूज हुआ था? 2। और आपको ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी न्यूमरल नाउन से पहले कोई काउंटिंग एक्सप्रेशन यानी कि नंबर का अगर यूज कर लिया जाए तो न्यूमरल नाउन के साथ एस यूज नहीं होगा, ना ही उसके साथ ऑफ यूज होगा। यानी कि 200 ऑफ बुक्स बोलना गलत है या फिर 200 बुक्स बोलना गलत है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये तो हमने पढ़ा एस और ऑफ कब नहीं लगेगा। अब लगना कब होता है? जब भी कभी किसी न्यूमरल नाउन से पहले काउंटिंग एक्सप्रेशन यूज ना किया गया हो, यानी कि अकेला न्यूमरल नाउन ही है, उससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो उसके साथ आपको एस भी लगाना है और ऑफ भी लगाना है। उस केस में एस और ऑफ दोनों यूज होंगे। जैसे 200 किताबें और सैकड़ों किताबें, बात तो किताबों की हो रही है, लेकिन एक में आपको कहा गया कि 200 किताबें हैं, यानी कि कितने सौ हैं, 100, 200, 300, 400। हम पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं। हंड्रेड्स में तो है बुक्स, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर नंबर पता होगा कि कितने हंड्रेड्स की बात हो रहे हैं, तब हम एक काउंटिंग एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। उस केस में हमने पढ़ा कि हमें एस और ऑफ यूज नहीं करना है। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि न्यूमरल नाउन तो दिया हो, लेकिन उससे पहले हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, नंबर नहीं पता है कि हम कितने सौ की बात कर रहे हैं ना। सैकड़ों किताबें पढ़ ली हमने, सैकड़ों किताबें तो पढ़ी, कितनी सैकड़ों, सैकड़ा वर्ड इज यूज फॉर 100, है ना। तो वो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, एक पर्टिकुलर फिगर या नंबर हमें नहीं पता।
उस केस में न्यूमरल नाउन के साथ हमें एस भी यूज करना है और ऑफ यूज करना है। तो कैसे लिखा जाएगा? हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। इस केस में 100 के साथ एस भी आया है और इसी के साथ ऑफ को भी यूज किया गया है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि कब कब हमें न्यूमरल नाउन के साथ एस और ऑफ को यूज करना होता है। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जब कभी भी हमारा न्यूमरल नाउन किसी काउंटिंग एक्सप्रेशन के बिना यूज होगा, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, तो हम उसके साथ एस लगाएंगे और साथ ही साथ ऑफ का यूज भी किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा न्यूमरल नाउन से पहले किसी काउंटिंग एक्सप्रेशन को मेंशन किया गया है, कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, तो उसके साथ ना ही हम एस यूज करते हैं ना ही हम ऑफ यूज करते हैं। तो ये था न्यूमरल नाउन। अभी हम न्यूमरल नाउन खत्म नहीं हुआ है, ये न्यूमरल नाउन का एक पार्ट था। न्यूमरल नाउन में ही एक चीज और सीखनी है आपको। ये तो था कि कब एस और ऑफ लगाना है, कब नहीं लगाना है। इसके अलावा न्यूमरल नाउन से एक पार्ट और पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो क्या है कि कभी कभी हम न्यूमरल नाउन को यूज करेंगे किसी एडजेक्टिव्स के साथ और फिर उसके साथ एस यूज नहीं करेंगे। अब जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव अ 10 रुपी नोट। वही मैंने लिखा आई हैव 10 रुपीज। ठीक है, दोनों ही केसेस में मैं ये बोल रही हूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं। लेकिन फर्स्ट वाले केस में जब मैं बोल रही हूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने 10 रुपी लिखा, उसके साथ एस यूज नहीं किया। आई हैव अ 10 रुपी नोट, यहां पर एस यूज नहीं किया गया। लेकिन वैसे ही दूसरे सेंटेंस में भी यही कहा जा रहा है कि 10 रुपए हैं, लेकिन उस केस में हमने रुपी के साथ एस यूज किया हुआ है। आई हैव 10 रुपीज, इसमें एस लगा है, इसमें नहीं लगा है। अब ये भी तो सीखना है कि कब एस लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो यहाँ इसलिए एस नहीं लगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम नोट बताया जा रहा है ना, नोट तो एक ही है, इसलिए तो एस नहीं लगा रहे। तो यहाँ क्या आपको पता चल रहा है कि नोट की बात हो रही है, कॉइन की बात हो रही है? नहीं पता चल रहा ना। तो ये लॉजिक नहीं है भाई कि नोट एक है, दो है, तीन है। लॉजिक कुछ हो रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ रुपी क्यों है और यहाँ रुपीज क्यों है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबको पता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाना चाहूंगी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमें वो याद आएगा तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमने पढ़ा कि जब कभी भी किसी भी नाउन को, नाउन के साथ किसी नंबर को ऐड कर दिया जाए, नंबर यानी कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा है, तो हमारा नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे अगर एक कुर्सी है, एक चेयर है, तो चेयर ही कहा जाएगा। लेकिन वहीं अगर चेयर दो हो जाएंगी, यानी कि एक से ज्यादा नंबर जब हो जाएगा, तो हमें उसके साथ एस लगाना पड़ेगा ना। अब चेयर नहीं बोल सकते, अगर दो हैं तो फिर क्या बोलेंगे? चेयर्स ही बोलेंगे। ये तो बेसिक सी बात है ना। अगर कोई भी नाउन हमारा नंबर में एक हो तो उसके साथ एस नहीं आता है, और अगर एक से ज्यादा हो तो उसके साथ हमें एस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन खाली ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, इसके अलावा एक और चीज पढ़नी है। देखो लिखा है आई हैव अ 10 रुपी नोट। रुपए कितने हैं? 10। 10 रुपए है ना। यहाँ पर नोट जो है वो एक नाउन है। और अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। कभी कोई नाउन बन जाता है, कभी कोई वर्ब बन जाता है ना, अपनी मर्जी से रोल बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोट है ये नाउन है, और नाउन से पहले क्या लिखा है? 10 रुपी। अब बताओ 10 रुपी क्या है? नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। कहा जा रहा है मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है। नोट तो है, लेकिन नोट कितने का है? 10 रुपए का।
तो क्या उस नोट की विशेषता है कि वो 10 रुपए का ही है, 20 का नहीं है, 50 का नहीं है, 10 रुपए वाला नोट है। तो ये जो 10 रुपए हैं इस नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं बनते, यानी कि आप कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आई? नहीं आई तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एक लड़की है तो क्या बोलेंगे, अ गर्ल, है ना। दो होंगी तो क्या कहेंगे, गर्ल्स बोलेंगे, है ना। एक ही लड़की है लेकिन खूबसूरत है, क्या बोलोगे, अ ब्यूटीफुल गर्ल। दो लड़कियां थी, दोनों खूबसूरत हैं, तो क्या बोलोगे, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलोगे, है ना। गर्ल के साथ तो एस आ गया। जब लड़कियां दो हुई तो क्या हमने उनके साथ ब्यूटीफुल के साथ एस लगाया, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा 10 रुपी है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसी वजह से हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं होते हैं, एस नहीं लग सकता उनके साथ। लेकिन दूसरे केस में देखो, इसमें तो हमने रुपी के साथ एस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो रुपी है ना वो एडजेक्टिव का काम थोड़ी कर रहा है, वो तो नाउन का काम कर रहा है। मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या है, रुपए हैं, किसी चीज का नाम है ना, नाम है तो ये नाउन हुआ। और जब कभी भी हमारा नाउन एक से ज्यादा हो तो उसके साथ हम एस लगाते हैं, इसीलिए यहाँ रुपीज है, यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कब किसी भी नाउन के साथ एस लगा रहे हैं, कब नहीं लगा रहे हैं। रीजन यही है कि कभी कभी नाउन जो है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और जब वो एडजेक्टिव बन जाते हैं तब उनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं होते हैं। तो ये था न्यूमरल नाउन, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। और अब आप बोलोगे नाउन खत्म क्यों नहीं हो रहा, बस एक पार्ट इसमें और रह गया है, न्यूमरल नाउन नहीं, लास्ट में हम नाउन में पढ़ने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, कि हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं कभी कभी नाउन के साथ, क्यों लगाते हैं, क्यों यूज होता है, वो भी समझना है। तो पढ़ेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड ऑफ। इन तीनों का यूज नाउन के साथ किया जाता है, इसीलिए हम इसको नाउन में ही डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड ऑफ। सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये नाउन के साथ कब यूज होता है, क्या इंडिकेट करता है। अगर एपोस्ट्रोफी एस की बात की जाए तो एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ तब यूज किया जाता है जब हम कभी भी नाउन का पोजेशन या ओनरशिप बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल एपोस्ट्रोफी एस बैग, राहुल्स बैग। ये राहुल है, किसी का नाम है, नाउन हुआ ना, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। यहाँ पर दो नाउन लिखे गए हैं, और जैसे ही हमारे एक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो पोजेशन या अधिकार की बात करता है। राहुल्स बैग का मतलब हो गया राहुल का बैग, यानी कि इस बैग पे पोजेशन या ओनरशिप किसकी है, राहुल की है। तो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो बताता है ओनरशिप या फिर पोजेशन को। जब कभी भी इसको किसी भी नाउन के साथ यूज किया जाएगा तो ये ओनरशिप या पोजेशन का सेंस देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या, कि आप इस एपोस्ट्रोफी एस को खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ही यूज कर सकते हो, यानी कि आपका नाउन जो है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन या ओनरशिप बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं वॉल्स पेंटिंग, यानी कि दीवार की पेंटिंग, बताया तो यहाँ पर भी पोजेशन ही जा रहा है कि ये जो पेंटिंग है इस दीवार की है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि दीवार जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते।
एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा तो वो किसी लिविंग थिंग के साथ ही यूज हो सकता है। तो फिर अब क्या करें, कैसे बताएं कि ये पेंटिंग दीवार की है? एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ऑफ का। तो नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ऑफ यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेशन बताने के लिए, यानी कि जब कोई चीज नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं है, जिंदा नहीं है, उसका आपको पोजेशन बताना है, ओनरशिप बताना है किसी पे, तो आप ऑफ का यूज करेंगे। और वहीं अगर आपका नाउन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ये दीवार की पेंटिंग है, लिखा जा सकता है द पेंटिंग ऑफ द वॉल। कैसे लिखा जाएगा? द पेंटिंग ऑफ द वॉल। क्या किया हमने? ऑफ का यूज किया, लेकिन ऑफ कहाँ आया? दोनों नाउन्स के बीच में, और दोनों ही नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो पोजेशन बताने के लिए दोनों नाउन के साथ द आता है और बीच में क्या आ जाता है? ऑफ। तो दीवार की पेंटिंग है, कैसे लिखा जाएगा? द पेंटिंग ऑफ द वॉल। ठीक है। वैसे ही ये टांग टेबल की है, टेबल्स लेग, बोलना गलत हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। जिसका भी अधिकार है ना, उसको लास्ट में लिखा जाता है, उस नाउन को बाद में लिखेंगे। जिसका अधिकार है उसको बाद में लिखेंगे, और जिस चीज पे अधिकार बताया जा रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। तो आई होप आपको एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज समझ में आ गया। अब लास्ट हमें पढ़ना है साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज किया जाता है। साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी भी पोजेशन या ओनरशिप ही बताता है, लेकिन ये उन नाउन्स के साथ यूज होता है जिनका नेचर प्लूरल हो। ये जो राहुल्स बैग था, इसमें राहुल सिंगुलर है, एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर है। वैसे ही अगर मैं बोलूं टीनाज फोन, तो टीना भी सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस यूज किया। लेकिन अगर हमारा नाउन नेचर में प्लूरल है और हमें पोजेशन बताना है, उस केस में एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे जो नाउन प्लूरल होते हैं वो मोस्टली एस या ईएस से एंड होते हैं, और अगर हम एस लगा हुआ और एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो दो एस आ जाएंगे, जिससे प्रोनाउंसिएशन बिगड़ सकता है। इसी वजह से जब हमारा नाउन प्लूरल हो, ओनरशिप या पोजेशन बताना है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस की बजाय साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, है ना। तो ये गर्ल्स जो है ये प्लूरल नाउन है, इसमें एंड में एस लगा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते गर्ल्स कॉलेज, गलत हो जाएगा। एस लगा है और एस ऐड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यहाँ पर खाली क्या आता है? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो जितने भी नाउन जो एंड होंगे एस से या ई एस से, जिनका नेचर प्लूरल होगा, उनके एंड पे खाली साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी आता है पोजेशन बताने के लिए। दूसरा, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी उन नाउन्स के साथ भी यूज किया जाता है जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब आप उन नाउन को प्रोनाउंस करें तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो। हिसिंग साउंड समझते हैं ना, सांप की आवाज, दिस टाइप ऑफ साउंड। जैसे एग्जाम्पल है गुरदास की गाड़ी, है ना, गुरदास कार, बोलिए गुरदास। जब आप गुरदास बोल रहे हैं तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए इस वजह से भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा, खाली साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। ठीक है, गुरदास कार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुरदास, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी और कार। तो ये थे एपोस्ट्रोफी साइन के यूजेस। कोई भी साउंड जो नेचर में प्लूरल हो या फिर बोलते वक्त हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करे, उसके साथ हम साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। वहीं अगर हमारा कोई नाउन सिंगुलर है, लिविंग है, पोजेशन बताना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, और वहीं अगर हमारा नाउन नॉन लिविंग है तो फिर हम ऑफ का यूज करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो नाउन वाला टॉपिक था उसमें हमने सभी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होती हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आगे फर्दर टॉपिक्स की जो वीडियोस होंगी, इसके बाद आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे सक्सेस अड्डा अकेडमी के ऑनलाइन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आपको वहाँ पर क्वालिटी कोचिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।